नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क। ये है चक्रव्यूह और इसमें मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज इस चक्रव्यूह के खास अंक में हम बात करेंगे देवभूमि हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश आजकल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कभी वहां पर कर्ज को लेकर तो कभी मस्जिद विवाद को लेकर। देवभूमि में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों होता जा रहा है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। अब जो नेटवर्क 18 का ये चक्रव्यूह है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इसमें हम तमाम खट्टे मीठे सवालात आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि देवभूमि को क्या हुआ, इसकी वजह क्या है और क्या जो ये सब हो रहा है इसमें आपका योगदान रहेगा इससे उभारने के लिए इसको? देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग अब 2 वर्ष होने लगे हैं, 2 महीने की कमी है, 1.5 महीने की, कांग्रेस की सरकार बने हुए। और मैं देख सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त जिस कदर हुई हैं इन 2 साल के कार्यकाल में, आज से पहले कभी इस तरह से स्थिति हिमाचल प्रदेश को देखने को नहीं मिली। और ये सारी चीजों को लेकर के जिस प्रकार से सरकार प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन करने की बातें कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर, उसमें सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। और खासतौर से जिसमें हिमाचल प्रदेश में सरकार जिनके नेतृत्व में बनी है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उस सरकार में बाकी लोगों का विश्वास तो टूटता समझ में आ रहा है, लेकिन अपने ही दल के नेताओं का विश्वास किस कदर टूटा, जिसमें 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के, 6 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक जो उनका साथ छोड़ गए, जो उनको समर्थन दे रहे थे। तो ये भी एक स्थिति है आपके सामने हिमाचल प्रदेश की एक बनती है, जहां जिस हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से कभी भी इस प्रकार की उथल पुथल नहीं हुई, लेकिन वर्तमान में हुई जी। और इससे एक साफ संदेश जाता है कि एक प्रश्न खड़ा होता है नेतृत्व को, कि नेतृत्व विश्वास में लेकर के नहीं चलते हैं, नेतृत्व सबको साथ लेकर के नहीं चलते हैं, नेतृत्व जिस तरह से काम करने की बात कर रहे हैं उससे अपने ही साथी उनके नाराज हुए पड़े हैं। और प्रदेश की जनता का तो हाल ही पूछिए मत जी, जिस कदर वो जिस दौर में से गुजर रहे हैं जी। और अभी जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट आया है, और उस आर्थिक संकट के लिए चाहे वो जितना मर्जी कहते रहें कि जयराम दोषी है, मोदी जी दोषी हैं, इस बात का जिक्र करते रहें, लेकिन ये वर्तमान सरकार जो होती है उसका नेतृत्व का दायित्व होता है। उस नेतृत्व का दायित्व होता है कि आर्थिक रूप से अगर संकट भी है तो व्यवस्थाओं का संचालन किस प्रकार से करना है, सारी व्यवस्थाओं को किस प्रकार से चलाना है, ये उन पर निर्भर करता है जी। ये जो सारा बाकी लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जी, ये जो सारा राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ, ये हुआ राज्यसभा चुनाव से। और राज्यसभा चुनाव में आप जैसा कि बता रहे, हिमाचल में पहली बार होगा जब 6 विधायक बागी हो गए, फिर 3 इंडिपेंडेंट बागी हो गए। तो ये जो सारा कार्यक्रम था, तो जब सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की जाती है या कांग्रेस के नेताओं से बात की जाती है, तो इसमें कहते हैं जो ब्रेन बिहाइंड द सीन था वो जयराम ठाकुर का था। ऑपरेशन लोटस करना चाह रहे थे हिमाचल में, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देखो, स्वाभाविक रूप से हमारे ऊपर तो वो बात कहेंगे ही, क्योंकि मैं इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हूं, विपक्ष के नेता होने के नाते उनको सहज लगता है, सरल लगता है कि ये दोष किसी को देना है तो ये इनके ऊपर दिया जा सकता है जी। ना ही कोई लोटस ऑपरेशन लोटस हुआ, ना ही हमने कोई सारी चीज को लेकर के। वो एक राजनीतिक दल के नेता के नाते इस बात का जिक्र करे कि उनके साथी छोड़ के क्यों चले गए और बड़े छोटे से कार्यकाल में ही नाराज होकर के चले गए। अगर इसके लिए मुझे लगता है कि मैं भी 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहा
अगर इसके लिए कोई दोषी है तो उनका उनका अपना काम करने का तरीका रहा होगा। जी, नाराज होकर के चले गए, और स्वाभाविक रूप से हम राजनीतिक लोग हैं, अगर वो वहां से नाराज होकर के हमारे साथ आना चाह रहे हैं, हमारे साथ चलना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, तो सभी राजनीतिक दल ये करते हैं। क्या मुख्यमंत्री ने ऐसे प्रयास नहीं किए? हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद जब ये दौर चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के अनेकों विधायकों के साथ बात करने की कोशिश की उनने। तो अब ये जो पूरा हमने तो बात करने की कोशिश भी इसका नहीं की। रिजल्ट तो ये आया कि आए और अपनी मर्जी से आए, नाराज होकर के आए। जी, 9 विधायक गए थे, जिसमें से 6 कांग्रेस के थे। फिर उपचुनाव हुए तो 6 के 6 कांग्रेस अपना नंबर वापस लेकर आ गई, तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ आपको। और इसके साथ साथ जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्होंने उनकी पत्नी को भी चुनाव लड़ाया, वो भी जीत गई। नहीं, देखिए ये अलग परिस्थिति है, लेकिन प्रश्न तो पहले ये है कि आपके थे, आपसे नाराज होकर के क्यों चले गए? नाराज होने की वजह क्या थी? और मुझे लगता है कि प्रमुख रूप से वजह तो ये थी कि नाराजगी उनके कामकाज के तौर तरीके से थी, और उस कारण से नाराज हुए। तो मुझे लगता है कि सारी चीज को लेकर के उन्हें नुकसान हुआ है। भले ही सीटें जीतने हारने का वो बात का विषय है, चुनाव हुए और उसके बाद कुछ सीटों पर वो जीते हैं, और लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा, अगर वो 6 सीटें जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 25 थी, 25 से 28 हुई है जी। और उसके अलावा हमारी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट जिसकी आने की संभावना ही नहीं थी, हमने वो सीट जीती है जी। जो आज तक हिमाचल प्रदेश में पहले कभी हुआ नहीं है कि बहुमत होने के बावजूद और प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार जाए जी। तो ये भी नुकसान तो हुआ ही है उनको, उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह ये तो लगा जो है, इसमें तो आपकी दो राय नहीं है। ये तो जो आपकी साफ गोई है। मैं अलग अलग जब डिस्कशन करता हूं तो मैं उसमें गिनवाता हूं कि जो जयराम ठाकुर साहब हैं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने मतलब झूठा वादा नहीं किया कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, और वादे नहीं किए तो इस बार उनको अपनी गद्दी गंवानी पड़ी, सरकार गंवानी पड़ी। लेकिन जो कांग्रेस का हिमाचल वाला मॉडल है, ये रोल मॉडल बनता जा रहा है कांग्रेस के लिए। हरियाणा में भी इन्हीं गारंटियों का प्रचार प्रसार कह रहा है। हालांकि इस वक्त जो सैलरी है वो 5 तारीख को और पेंशन 10 तारीख को आ रही है, तो इसके पीछे क्या राज है? हिमाचल को मदद नहीं मिल पा रही है केंद्र से, ऐसे आरोप लगातार मिल रहे हैं। आपदा के समय में भी पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश को जो बाकी राज्यों के लिए जैसा हिस्सा मिलता है केंद्र से, चाहे वो सेंट्रल टैक्सेस का है, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का है, चाहे वो अन्य मदों का है, एनडीआरएफ का है, एसडीआरएफ का हिस्सा है, और प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत और जो फंडिंग होती है वो बिल्कुल यथावत है और उसमें कोई कमी नहीं की है, और ज़्यादा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश को मदद करने की कोशिश हुई है। पर्टिकुलरली जब ये बाढ़ और बरसात के कारण नुकसान हुआ, उसमें मकान अगर देने की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश को पूरे देश के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अगर हम प्रोपोर्शन में देखें तो सबसे ज़्यादा मकान अगर मिले हैं तो हिमाचल प्रदेश में मिले हैं। लगभग 92,000 के लगभग मकान हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा इतिहास है ये कि इतनी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश को मकान मिले। लेकिन जहां तक दूसरी बात कर रहे हैं वो विशेष तौर से आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं। आर्थिक संकट तो मुझसे पहले भी था, आर्थिक संकट में हम भी गुजरे, और हमें तो कोविड के दौर में गुजरा हूं। मैं आपको मुकेश जी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश ने पूरी दुनिया कोविड के उस दौर में से गुजरी। उस वक्त जब हमारा कार्यकाल था, 2 वर्ष तक जो है रेवेन्यू जो हमारा जो है बहुत नीचे के लेवल पर चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने समय पर सैलरी दी, हमने समय पर पेंशन दी, और डेवलपमेंट के काम युद्ध स्तर पर चलते रहे। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है झूठ बोल करके, और कांग्रेस ने गारंटियां दी, 10 गारंटियां दी। ओपीएस हम लागू करेंगे, एक बात उनने कही थी, उसको लागू करने की बात उनने कही कि 1500 रुपए हिमाचल प्रदेश में सभी महिलाओं को, 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दूध की कीमतों का ऐलान किया, और उसके अलावा 5 लाख नौकरी देने का ऐलान किया। बहुत सारी चीजों को लेकर के उन्होंने बातें कही। लेकिन आज 2 वर्ष सरकार के बीतने को हैं, और उसके बावजूद भी सही मायने में कहूं मैं तो एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। यानी कि जिन वादों पर वो सत्ता में आए थे, हाँ। उन वादों से मुख्यमंत्री अब अपने आप ही कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है जी। अब नहीं, हम नहीं कर सकते हैं जी। एक तो जवाब सवाल मैं सरकार की बनती है इस वादे को लेकर के आप लोगों के बीच में नागरिक होने के तौर पर एक बहुत ईमानदार सवाल पूछ रहा हूँ, मासूम सा, कि ये बताइए कि जब आप मिलते हैं यहाँ पे दिल्ली में आके प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, तो आप कहते हैं कि चलो हिमाचल है, अपना है,
अटल बिहारी वाजपेयी जी इसको अपना दूसरा घर मानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार है हिमाचल प्रदेश से कि चलो सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की ही सही, कांग्रेस की ही सही, लेकिन आपदा इतनी आई है तो थोड़ी मदद कर दो। आप ये गुजारिश करते हैं उनसे? निश्चित रूप से देखिए, हम सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता हिमाचल रहेगी। हिमाचल का विकास हो, चहुमुखी विकास हो, और केंद्र में हमारी सरकार है। जब भी गए दिल्ली, और दिल्ली जाकर के जब भी हमने बात की, हिमाचल के लिए मदद की बात की, मदद के लिए हमने हिमाचल प्रदेश के लिए ये दीजिए वो दीजिए, सारी चीज़ों को लेकर के, और खासतौर से बारिश के कारण जो नुकसान हुआ बरसात में, उसके लिए तो विशेष तौर से हमने मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से बात की, आदरणीय नड्डा जी से बात की, और सब लोगों ने मदद की भी है। ऐसा नहीं है कि मदद नहीं की, लेकिन ये झूठ बोल करके प्रचार करना, जब अपने आप अपनी नाकामयाबियों को, अपनी नालायकियों को छुपाने का प्रयत्न झूठ बोल कर करेंगे, तो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ आंकड़ा आप हमारे हिमाचल के दर्शकों के लिए बता सकते हैं कितनी मदद मिली है हिमाचल को केंद्र से? त्रासदी में दिया है हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने। कोई आंकड़ा आप हमारे हिमाचल के दर्शकों को बता सकते हैं जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि अभी तक कितनी आर्थिक मदद हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार ने? देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि पिछली बार जो बारिश और बरसात के कारण नुकसान हुआ हिमाचल में, उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए 18,000 मकान, जिन लोगों के घर टूट गए उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था ठीक हो, ठीक तरह से हो, मकान मिले। और इसके अतिरिक्त 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से मदद मिली। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारा मिला करके मदद मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद मांगी गई वो मदद प्रदान की गई। और इसके अलावा और मदों में भी हिमाचल प्रदेश के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, विशेष तौर से जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो 50 साल के लिए जो लोन दिया जाता है, बिना ब्याज के दिया जाता है, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला, जो हमारी सरकार के दौरान लगभग 700-800 करोड़ मिला कुल। हम बहुत कम ले पाए थे। यानी सेंट्रल असिस्टेंस, स्पेशल असिस्टेंस हिमाचल प्रदेश को वो हाईएस्ट मिली है जी। आप दावा कर रहे हैं न्यूज 18 और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर बात कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो हिस्सा बनता है हिमाचल को, वो लगातार मिल रहा है जी। आप न्यूज 18 पर यानी न्यूज 18 पर दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 18,000 मकान, 1800 करोड़ रुपए एक बार, 1500 करोड़ एक बार दिए। अब हिमाचल प्रदेश से एक जी अभिनेत्री कंगना रनौत मंडी से जीत कर आई हैं सांसद के तौर पर। उनका एक बयान बहुत कंट्रोवर्सी में है। कांग्रेस वाले बहुत नाराज हैं कि मोदी जी तो मदद भेजते हैं हिमाचल के लिए, लेकिन वो जो मदद की राशि है वो हिमाचल वालों को ना देकर सोनिया राहत कोष में या कांग्रेस राहत कोष में जमा करा दी जाती है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं और कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए, मैं उस संदर्भ में जाना नहीं चाह रहा हूं किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही होगी, क्योंकि मैं उस सारी चीज़ को लेकर के कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये सत्य है, हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति जो सरकार की बनी है, इस संकट की बनी है, डेवलपमेंट के कार्य सारे बंद पड़े हैं, हज़ारों संस्थान इन्होंने बंद कर दिए हैं। आखिरकार जो केंद्र से जो पैसा मिल रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है? और लोन की अगर बात कहें, हमारी सरकार के दौरान जितना 5 साल में लोन लिया है, उससे ज़्यादा लोन 20 महीने में सरकार ले चुकी है। कांग्रेस की सरकार 20 महीने में उससे बहुत ज्यादा लोन ले चुकी है। हाँ। हिमाचल विशुद्ध अगर लोन की अगर बात कहूं तो हमने 19,600 करोड़ रुपए लिया 5 सालों में, शुद्ध ऋण की अगर मैं बात कहूं जो इंक्रीज हुई है। तो कांग्रेस ने तो इन 20 महीने में लगभग 95,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया उस ऋण को। और 95,000 करोड़ रुपए के बाद ये स्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश की कि आज आप नवंबर और दिसंबर महीने के अंत तक देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण के नीचे आ जाएगा जी। आखिर प्रश्न पैदा हो रहा है कि अगर ऋण ले रहे हैं तो जा कर रहा है, डेवलपमेंट के काम हो नहीं रहे, संस्थान आप बंद कर रहे हैं, आप टैक्सेस लगातार लगाए जा रहे हैं। आज की तारीख में यह हो गया को बिजली सस्ती देने की बात कही थी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात तो छोड़िए, बिजली के किराया जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। और उसके अलावा और इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, और इंडस्ट्री में तो जो इंक्रीज की है
और उसमें जो 50% का जो इंक्रीज करने के बाद जो है इंडस्ट्री वालों ने तो साफ ही कह दिया कि अब जी। हम हिमाचल को इसी जवाब हिमाचल से को विदा ही लेते हैं, इसी यहाँ जवाब रहने को की जो कोई आप दे गुंजाइश रहे रही हैं, नहीं अब। तो इसी ये तो जवाब को स्थिति जो है आप दे हिमाचल रहे हैं, प्रदेश की। इसको सुखविंदर सिंह सुक्खू अलग ढंग से कहते हैं कि जो आपका कार्यकाल रहा, इसमें आपने जो उद्योगपति आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उनको एक तो जमीन कौड़ियों के भाव दे दी और बिजली इतनी सस्ती दी कि हिमाचल के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता था वो नहीं कर पाए और आप काफी बड़ा कर्ज उनके सिर पर छोड़ गए। देखिए, इन सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता रही है और आज भी है और आगे भी रहेगी। और स्वाभाविक रूप से जब इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आएगी, रोजगार के संसाधन बनेंगे, रास्ते खुलेंगे और हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेवलपमेंट के विकास कार्य में भी उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। और हमारी सरकार है जिसमें विशेष तौर से मैं कह सकता हूं, चाहे वो अटल जी का दौर रहा है जब इंडस्ट्रियल पैकेज हमको बद्दी रोटी वाला नालागढ़ के लिए मिला और वो 10 साल के लिए मिला, कांग्रेस ने उसका आधे रास्ते में बंद कर दिया। और उसके अलावा दूसरा इंडस्ट्रियल अगर हिमाचल प्रदेश के लिए मदद हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुई। बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिला हिमाचल प्रदेश को और मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला। बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए एक स्कोप मिला। और स्वाभाविक रूप से जब इंडस्ट्री को हिमाचल में लाएंगे तो आपको उनके लिए कुछ इंसेंटिव देने की बात आती है, तो जेन्युइननेस जो थी, जो किया जा सकता था वो करने की बातें सभी प्रदेश करते हैं। सभी प्रदेशों ने रियायत दी है और उसमें हिमाचल प्रदेश की ओर से भी हमने बहुत मिनिमम जो है रियायत देने की बात हमने कही। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री तो भाग करके जा रही है, क्योंकि जिस तरह के टैक्सेस, जिस तरह के उनके ऊपर प्रताड़ना, जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है और भ्रष्टाचार, जिसको मैं कह सकता हूं, ये मैं बहुत गंभीरता के साथ ये आरोप लगा रहा हूं कि जिस तरह से इंडस्ट्री के लोगों को परेशान किया जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा जो है उगाही करने का एक दौर चला हुआ है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर से बैठ ही गया। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और हमने हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाई है तो मुझे लगता है कि वो हिमाचल के हित के लिए, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, हिमाचल के बच्चों को रोजगार मिलेगा और हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो बातें वो कह रहे हैं उन बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। और ये मैं साफ कहना चाह रहा हूं। अब मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो कभी हम हिमाचल के मुख्यमंत्री से या पूर्व मुख्यमंत्री से सोचने का सोच ही नहीं सकते थे। मस्जिद को लेकर, हिमाचल प्रदेश में मैं पैदा हुआ, शिमला में, वहाँ पे पला बड़ा, वहाँ से एजुकेशन ली। कभी जाति पाति को लेकर, धर्म को लेकर हिमाचल प्रदेश में कभी भी ना देखा गया ना सुना गया। हमेशा सब लोग एक समान रूप से रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये जो मस्जिद विवाद संजौली में हुआ, फिर वो मंडी से भी इसी तरीके की खबरें आ रही हैं, ये कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ और आज की तारीख में ये जो इतनी सुर्खियां देश में बटोर रहा है, इसके अंदर की राजनीति क्या है? क्या मसला है? ये इतना सीरियस है जितना इसको मीडिया में लिया जा रहा है, या छोटा सा मसला है जिसको आप कहें कि तूल दिया जा रहा है? नहीं, देखो, मसला तो है। और मसला क्यों है, कैसे होता है मसला? ये जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद पहला बयान देते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश में जहां 97% हिंदू हैं, हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया हूं, तो स्वाभाविक रूप से इससे कई प्रश्न पैदा होते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक बात तो बड़ी साफ लगती है कि उनके मन में एक बात जरूर लगती है कि ऐसे लोगों को जो है प्रोत्साहन देने का उन्होंने प्रयत्न किया, जिनके कारण उनके हौसले बढ़ जाते हैं और इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती है जो वर्तमान में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ये जो संजौली वाला मामला है, मैं इस बात को लेकर के सिर्फ इतना कहूंगा, ये विवाद बढ़ने की वजह क्या बनी? कुछ लोग वहां पर कुछ लोगों के ऊपर हमला करते हैं और हमला करने के बाद वहां पर जाकर के मस्जिद में जाकर के शरण लेते हैं, और जब जानकारी मिली कि शरण देने का अड्डा ये बन गया, और फिर मस्जिद के बारे में प्रश्न खड़े होने लगे कि जहां पर 10 आदमी या 15 आदमी वहां पर कभी हुआ करते थे, वहां 300 आदमी आज वहां जाते हैं। वहां के आस पड़ोस के लोगों की ओर से उसमें रिएक्शन आया कि वो जिस प्रकार से सारी चीजें वहां पर करते हैं वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है।
तो इस तरह के प्रश्न पैदा हुए। जाहिर है सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं इस आंदोलन में कोई भी नेता नहीं था, कोई भी संगठन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है अपने आप आए हैं। इसके लिए हमको समझ लेना चाहिए कि जन भावनाएं क्या है। जी देखिए, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, ठाकुर साहब, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले आप थे, उससे पहले वीरभद्र सिंह रहे और उससे पहले धूमल साहब रहे। और ये जो मस्जिद का निर्माण कार्य है, ये मुझे लगता है कि धूमल साहब का जब कार्यकाल था उस वक्त शुरू हुआ होगा। फिर वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रह लिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है तो उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। फिर आप मुख्यमंत्री बने, अब सुखविंदर सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर है कि इसका निर्माण कार्य एक दिन में हुआ नहीं, एक दिन में ये जो विवाद है पनपा नहीं होगा। अब जो इसको तूल दिया जा रहा है, इसके अंदर की राजनीति को मैं विस्तार से आपसे समझना चाह रहा हूँ और मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे सही शख्स इस वक्त हमारे साथ में हमसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ कभी भी इस प्रकार के हालात आज से पहले देखने को नहीं मिले और हालात बनते भी नहीं थे। लेकिन जब जिस तरह से एक जगह से शुरुआत हुई, अब फिर उस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारियां हासिल हुई तो मालूम पड़ा कि ये वर्षों से चला हुआ काम था इस स्ट्रक्चर के बनाने के लिए। जहां एक कोई दर्जी आया था, दर्जी के आने के बाद कुछ लोगों को और लोगों को लेकर के आए और उसके बाद काम बढ़ता गया, स्ट्रक्चर बढ़ता गया। आज वहां 300 लोग बैठ सकते हैं। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, इस बात को भी हमको स्वीकार करना चाहिए। एक तो नजरिया बड़ा साफ है और गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, तो नियम के मुताबिक अब उसमें कार्रवाई करने में मुझे लगता नहीं कि भी सरकार को कोई दिक्कत होनी चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन सरकार इसको एक्सप्लेन कर रही है कि इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन, ऑथराइज कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में है। मुझे लगता है कि बाकी जगह को वो इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं, किसी ने घर बनाया, किसी ने कोई और चीज़, कोई इस तरह कोई दुकान आगे कर दी, ऐसा हो सकता है, किसी ने सड़क पर थोड़ा सा कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो कानून के मुताबिक बनता है वो एक अलग विषय है। लेकिन इसमें अब इस विषय के साथ जनभावनाएं जुड़ गई हैं और उस तरह से इस मामले को देखने की आवश्यकता है, इसको जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस के एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा, बहुत कुछ कहा उनने कि अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, इसको डिमोलिश करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। हमने तो नहीं बोला, हमने कहा कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आ गए जिनके बारे में मालूम नहीं है, पता नहीं बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, कौन है, मालूम नहीं पड़ते हैं। मंत्री ने ही बोला, लेकिन मंत्री को ऊपर से हिदायत है कि इसको, मुख्यमंत्री को कहा कि भी इसको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए जी। और उसके बाद मंत्री के स्वर बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी। जो सच्चाई है, हकीकत है, हकीकत है। आखिरी सवाल इसमें ये है, आखिरी सवाल आपका हमारी इस हिमाचल प्रदेश चक्रव्यूह वाली मुलाकात का आखिरी सवाल ये कि जो हिमाचल के लोग हैं और भाजपा के जो चाहने वाले हैं, आपके जो वोटर्स हैं, उनको अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर जी आने वाले समय में सुक्खू सरकार का ऑपरेशन लोटस कर देंगे। ये देखिए, एक बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, ये ना हमारी इच्छा है, ना हमने किया है, ना करने की आवश्यकता है। हाँ, कांग्रेस से कोई उनकी कामकाज के तौर तरीके से कोई नाराज होकर के हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे साथ में देना, हम राजनीतिक दल में हैं, आते रहते हैं, हमारे पास लोग मिलते रहते हैं और इस तरह से मुझे लगता है कि वो एक अलग परिप्रेक्ष्य होगा। लेकिन हमारी कभी भी इस प्रकार की मंशा नहीं है। लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सरकार को सारे विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, जो हालात बने हैं, और विशेष तौर से जो हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति जो प्रदेश की हो गई है, उस पर अपना स्पष्ट जो है वो मत नहीं कर पा रही, अपना मत स्पष्ट नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी की बात करें, हम एक्साइज की बात करें, चाहे हम बात करें एक छोटा सा प्रोजेक्ट ऊना में जो है वो 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वो 220 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिया गया। जबकि हमारी जानकारी के पूरे देश भर में अगर हम देखते हैं तो लगभग 35 मेगावाट पर 140 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं आया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो बहुत गजब कर दिया है जी। और ऐसी स्थिति जब आ रही है कुछ जगह, तो प्रश्न खड़े हो रहे हैं और मंत्री अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ।
और कुछ अधिकारी सारी सीमाएं लांघ करके जी। सारी चीजें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। हाँ। और उसके साथ साथ में एक तरह का कांग्रेस पार्टी के एजेंट बन करके जो है इस प्रकार से काम करने की कोशिश कर रहे जी। हैं, जो ठाकुर साहब, आज से पहले कभी ठाकुर हुआ साहब, आज की और ये जो चुने हुए अपनी विधायकों को चक्रव्यूह वाली प्रताड़ित मुलाकात करना, है, तंग करना, परेशान करना, ये भी सारी चीजें जी। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार में देखी है। जी ठाकुर साहब, आज की जो ये चक्रव्यूह की मुलाकात इसलिए इन है, सारी इसको चीजों हम को लेकर के मैं यहीं इतना पे ही विराम कहूंगा कि देंगे। ये ठीक हमारी नहीं है। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपने कीमती समय में से समय निकाला और हिमाचल के जो अलग अलग मुद्दे थे उन पर हमसे बातचीत की। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ठाकुर साहब जी धन्यवाद। न्यूज़ थैंक 18 यू नेटवर्क वेरी से मच। जुड़ने के लिए।